यशवंत जोशी दिस साइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताने वाला हूं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हमारे सिटीजन्स के लिए। दोस्तों, लर्न के तेजी चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स की जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको इस वीडियो के शुरुआत में देंगे। फिर हम आपको फंडामेंटल राइट्स की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताएंगे, फिर उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे। फिर हम आपको फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स के लिए तो है पर जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स जो इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है वो दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। कौन कौन से आर्टिकल है वो जो दोनों के लिए वो सब हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम इसके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट के इंट्रोडक्शन के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो वो इतना इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड और गारंटीड किए जाते हैं। ये हमारे जो है इंडिया का फंडामेंटल लॉ है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा गया है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। दोस्तों, अब जो फंडामेंटल राइट वाला जो कंसेप्ट है, जिससे जो एक लिस्ट होती है जिसमें सारे राइट्स लिखे रहते हैं, उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। तो वो जो बिल ऑफ राइट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है। दोस्तों, पार्ट 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो फंडामेंटल राइट्स है पूरे जस्टिसेबल है, यानी हम इनके जो आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बाकी जो अदर कंट्री के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड किए जाते हैं कि किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये दर्शाता है कि हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी सही चल रही है। फंडामेंटल राइट्स है वो नॉर्मल इंसान की लिबर्टीज़ फ्रीडम्स को स्टेट अथॉरिटी से थोड़ा बचा के रखता है। अब कैसे बचा के रखता है, मान लीजिए कोई स्टेट अथॉरिटी है वो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दे जो कि मान्य नहीं है और इंसान को उससे परेशानी हो रही है, वो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो जो इंसान है वो फंडामेंटल राइट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है कि ये जो कानून है हटाया जाए, इससे हमारे फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहे हैं। दोस्तों, इसका खाली एक ही जो एम है फंडामेंटल राइट्स का कि गवर्नमेंट लोगों की नहीं कानून की होनी चाहिए। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल राइट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हैं? आप बोलेंगे 6। पहले कितने थे? आप फिर बोलेंगे 6 ही थे, बट पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, फिर उनको बाद में चेंज करके 6 कर दिया गया। अब अभी जो 6 है वो कौन से और 7वां कौन सा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के जो 6 हैं वो है राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 से 24 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 से 30 तक है, और लास्ट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 तक है। तो हमारा 7 फंडामेंटल राइट था जो हटाया गया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये पहले फंडामेंटल राइट की लिस्ट में था, फिर इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया था और एट प्रेजेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है। दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी को फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंदर एक लीगल राइट बना दिया गया था, यानी ये लीगल राइट है पर फंडामेंटल राइट नहीं है। अब दोस्तों, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 हुआ था। दोस्तों, मैं जो आपको सारे राइट्स जो हैं उनके टेबल के तौर पे उनको समझा देता हूँ। फर्स्ट है दोस्तों राइट टू इक्वालिटी। के अंदर मैंने आपको ऊपर बताया था कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। आर्टिकल 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। और आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। दोस्तों, ये सारे जो आर्टिकल्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पर मैं आगे इसको समझाऊंगा। जो मैं हमने ऊपर टॉपिक आपको बताया था कि हम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे, उसके अंदर हम आपको समझाएंगे। सेकंड है दोस्तों हमारा राइट टू फ्रीडम। इसके बारे में थोड़ा जाने। आर्टिकल 19 में है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
आर्टिकल 21A में है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन RT ही जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर थर्ड हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स लेबर्स एंड ह्यूमन बींग्स। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों मैं आपको फिर रिवाइंड करा दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जिसको ज्वाइन करके आप इस वीडियो की PDF को पा सकते हैं। दोस्तों ये PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस PDF में मैंने आपको हर चीज़ पूरी डिटेल में बता दी है, आर्टिकल के हिसाब से बता दिया। आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा और कौन से राइट जो इंडियंस के लिए है बट फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और ऐसे कौन से राइट्स है जो फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों के लिए है, वो सब चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताइए, इस PDF में डिटेल में बताइए। तो अगर आपको ये चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिक्स्थ और हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ। दोस्तों 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। वो 5 रिट्स कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। पहली है हैबिस कॉर्पस, सेकंड है मैंडमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सेंटियोररी और फिफ्थ है क्यू व रेंटो। दोस्तों अब मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी कर सकता है। और दोस्तों आर्टिकल 226 में ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है वो भी रिट्स जारी कर सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास 5 जो है रिट्स है, और हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से एक ज़्यादा 6 रिट है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो अब उसकी बारी आ गई है। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक का जो हमने आपको ऊपर बताया, ये गारंटी करता है कि हर जो पर्सन है वो लॉ के सामने इक्वल हो, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, अगर उसने एक गुनाह करा है और एक नॉर्मल आदमी उसने भी वही गुनाह करा, तो दोनों को सेम सज़ा मिलनी चाहिए। ये राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है, ये सबके राइट की प्रोटेक्शन भी करता है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको दूर करता है। और सबको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें जो बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हैं तो आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी जो है एक मिनिस्टर के बेटे को मिलेगी या फिर एक नॉर्मल आदमी को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों अनटचेबिलिटी और इसकी जो भी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो भी लोग अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं उन सबको एबलिश करता है। ये जो है टाइटल्स को एबलिश करता है, यानी मिलिट्री अकेडमिक को छोड़ के जो भी नया टाइटल मिलता है, जैसे महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता का टाइटल मिला, और जैसे किसी को भी कुछ भी मतलब टाइटल जो एक्स्ट्रा मिलता है वो उस पर बैन लगाता है। हमारा सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। इसके अंदर 6 जो राइट्स की जो प्रोटेक्शन होती है, कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ये 6 के 6 राइट्स जो है वो स्टेट के एक्शन के खिलाफ हमको प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों ये जो 6 राइट है ये खाली इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। राइट टू फ्रीडम है, ये भी इंश्योर करता है कि किसी को जो अपने गुनाह से ज़्यादा सज़ा नहीं मिले। मान लीजिए उसने चोरी की थी, उसकी सज़ा मिली थी 6 महीने की, और उसको जो सज़ा काट रहा है वो उसको जेल में बैठे हुए हो गई 12 महीने। तो ये जो है ये भी ये चीज़ इंश्योर करता है। पर दोस्तों ये जो चीज़ है कि एक्सेसिव सज़ा जो नहीं मिलेगी खाली इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। यानी जो 6 राइट्स जो प्रोटेक्ट करता है वो खाली इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और ये जो एक्सेसिव जो पनिशमेंट वाली जो राइट है वो इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए, दोनों के लिए है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों हमारी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है जो वो भी इसके अंदर इंश्योर होता है, यानी कोई भी बंदा आत्महत्या नहीं कर सकता, ये इसके अंदर आता है। पर दोस्तों ये अगर कोई भी आत्महत्या करता है तो वो लीगली नहीं होता, वो बिल्कुल इलीगल होता है। राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू इक्वालिटी भी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है पूरी इनकी एकेडमिक एजुकेशन जो है वो फ्री में करने का जो राइट है। ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये जो अरेस्टेड पर्सन है उनको जो है प्रोटेक्शन का ग्रांट भी
प्रोवाइड करते हैं। यानी जब तक उनका गुनाह कबूल नहीं हो जाता उनको कुछ भी सज़ा नहीं दी जाए या फिर उनके साथ कुछ भी जो है मारपीट नहीं की जाए, वो ये इंश्योर करता है। अब हमारा थर्ड जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। अब इसमें अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो फोर्स लेबर्स होते हैं और इसमें यानी जो ज़बरदस्ती जो लेबर बना के लेके जाते हैं, जैसे गुलाम बना के लेके जाते हैं या फिर जो जैसे इंसानों को ख़रीदते हैं, तो वो चीज़ें जो इसके अंदर इलीगल बताई गई है। इसके अंदर दोस्तों जो 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको जो ख़तरनाक फैक्ट्रीज़, माइंस या कोई कंपनीज में वर्क करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसके अंदर जो ऑल पर्सन आर इक्वली allowed to freedom of conscience and the right to freely practice, propagate and profess religion। यानी दोस्तों हर एक इंसान के पास पूरी इक्वालिटी है कि वो अपने जो धर्म को अच्छे से अपना सकता है, उसके जो प्रचार प्रसार कर सकता है और उसके थ्रू जो उसके रिलेटेड प्रोफेशन में आ सकता है। हर इंसान के पास वो पूरा राइट है। जो भी रिलीजन सेक्शंस हैं उनके पास ये सारे राइट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि वो जो अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जो इनके जो अफेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेला वगैरह होता है, जैसे कुछ भी जैसे रिलीजन के तौर पे कुछ मेला या फिर कुछ भी अफेयर्स होता है, रिलीजियस अफेयर कुछ भी होता है, तो उनको भी ये मेंटेन कर सकते हैं। और ये कोई जैसे मंदिर की प्रॉपर्टी तो उसको एक्वायर भी कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी प्रॉपर्टी उसको लॉ के हिसाब से भी चला सकते हैं, यानी अगर उनको लॉ के हिसाब से बेचना हो तो बेच भी सकते हैं और ख़रीदना हो तो ख़रीद भी सकते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, इम्पोर्टेंट राइट जो इनको मिलता है कि उनको जो है अगर वो रिलीजियस काम के लिए कुछ भी खर्चा वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेला लगा, उस मेले में उन्होंने जो भी खर्चा करा या फिर कुछ भी जैसे मान लीजिए दान पेटी में जो है भेंट पात्र में जो है बहुत सारा दान आया, तो उनके ये फ्रीडम होती है कि वो टैक्स नहीं दे, यानी उनको टैक्स देने की फ्रीडम होती है। नेक्स्ट हमारा राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 तक है। इसके अंदर क्या है कि देखो हमारे इंडिया में हर थोड़ी दूर में भाषाएं बदलती है, हर थोड़ी दूर में लोगों का रहन सहन बदलता है, उनका कपड़े पहनने का तरीका बदलता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हर एरिया के अपनी अलग अलग जो है कल्चर है, अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, अलग अलग अपना कल्चर है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि अपना जो स्टेट है, अपना जो कंट्री है, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कंट्री को स्टेट कहा गया है। तो अगर मैं कहीं भी स्टेट बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो भी यही चाहती है कि जो भी उनका कल्चर है वो उसी में ही रहे, उनको पूरे को एक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने कल्चर को भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनके जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर ये इनको राइट मिलता है। सरकार कोई भी इंस्टीट्यूशन चला रही है तो उसके अंदर जो है ये माइनॉरिटीज़ भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और जो सरकार का कोई भी फंड है उसके अंदर भी ये फंड पा सकते हैं। और सेकंड चीज़ दोस्तों, ये अपनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो सब चला सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। इनके पास ये पूरा राइट है, क्योंकि दोस्तों माइनॉरिटीज़ के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज कल्चर वगैरह अलग है और वो हमारे साथ मिल नहीं पाते और वो अपना अलग भी कल्चर नहीं कर पाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो ये बचाता है। अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 से 35 तक है। वैसे मेन दोस्तों इसमें 32 तक किया है, पर 35 तक इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब जो इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, ये जो है राइट, अपने जो फंडामेंटल राइट है उनके इन्फोर्समेंट का काम करता है। यानी अगर किसी का राइट अगर वायलेट हुआ है, अगर मान लीजिए मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ है, मेरा राइट टू फ्रीडम वायलेट हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के आधार पर जा सकता हूँ कि इस राइट में, फंडामेंटल राइट में कोई दिया हुआ है कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो जाए तो मैं उसके जो अपोजिट में उसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ दोस्तों आर्टिकल 32 इंश्योर करता है। और इसको दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किस राइट को कहा गया है, तो वो कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। दोस्तों ये आर्टिकल जो 32 फंडामेंटल राइट्स को रियल बनाता है, यानी ये खाली बातें नहीं है, हम आर्टिकल 32 के तहत इन सबको इन्फोर्स करा सकते हैं। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट द्वारा ही प्रोटेक्टेड किए गए हैं। अब दोस्तों हमने आपको ये भी बता दिया कि इसका इंट्रोडक्शन भी हमने आपको बता दिया, उसके बारे में शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे दिया, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो इंडियंस के लिए तो है पर फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फर्स्ट है आर्टिकल 15, यानी जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बट, ये दोस्तों खाली इंडियंस के लिए है। सेकेंड आर्टिकल 16, इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की जो इक्वालिटी है वो खाली इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये भी खाली इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फिर आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और आर्टिकल 30 जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो दोस्तों ये चीज़ है ये भी खाली इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। दोस्तों ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको ऊपर बता दी थी कि इन चीज़ों के इन जो आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए बताया है कि ऐसे कौन कौन से राइट है जो हमारे इंडियंस के लिए है बट फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये बहुत बार जो है पेपर में आ जाता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। तो फर्स्ट आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सारे मैंने आपको ऊपर समझाए हैं, तो वो समझाना मेरे को लगता है वापस ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर्स। आर्टिकल 14 जो इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। और आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमने सब कुछ जान लिया के अंदर हमने इस फंडामेंटल राइट्स के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जाना, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन जाना, ऐसे कौन से राइट जो इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और ऐसे कौन से राइट जो इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए, वो सब हमने जान लिया। अब इसके हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बात कर लेते, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। First है some fundamental rights are available only to the citizens while other fundamental rights are available to all person whether citizens, legal person like corporation और companies और foreigners। इसका मतलब क्या होता है कि कई fundamental rights जो वो खाली citizens के लिए अवेलेबल है और कई fundamental right ऐसे हैं जो citizens के लिए तो अवेलेबल है, बाकी जो legal person जो minister वगैरह उनके लिए और companies वगैरह के लिए, foreigners वगैरह के लिए भी अवेलेबल है। सेकेंड है फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, यानी ऐसे नहीं कि आप फंडामेंटल राइट के जो बेसिस पे कुछ भी कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है बट थोड़े क्वालिफाइड है, यानी इसमें थोड़े ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। थर्ड है स्टेट जो है वो इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये भी आर्टिकल 16 के 4th पार्ट में बताया गया है। फिर है सम ऑफ देम प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। कई फंडामेंटल राइट को नेगेटिव कैरेक्टर का बताया गया है क्योंकि वो जो स्टेट की अथॉरिटी पे थोड़ी लिमिटेशन लगा देती है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ जो इसका फीचर है, उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है। फिर है फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, जो मैंने आपको फर्स्ट शुरुआत में ही बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, यानी उसके थ्रू आप कोर्ट पे जा सकते हैं, वो कोर्ट में आपकी उसकी सुनवाई होगी। नेक्स्ट है दे आर गारंटीड एंड डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बताए जाते हैं, उनके द्वारा गारंटीड किए जाते हैं। और एक लास्ट है कि नेशनल जो इमरजेंसी जिस टाइम पे होती है उसके अंदर सारे राइट जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं, खाली 2 राइट को छोड़ के। पहला आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि आर्टिकल 20 में क्या है और 21 में क्या है। इन दोनों राइट्स को छोड़ के बाकी सारे राइट्स जो सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम ब्रेक योर लिमिट्स।